नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन की शुरुआत। पीएम मोदी ने की सम्मेलन की शुरुआत। 100 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा वो संसद का काम रोकते हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। संसद के शीतकालीन सत्र के दिन पीएम का विपक्ष पर हमला। कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की घोषणा। कनाडा सरकार ने वर्क परमिट वालों पर की सख्ती। पीआर में एलएमआईए धारकों के नहीं जुड़ेंगे नंबर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। 30 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में 100 से ज्यादा देशों के 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर एक स्मारक टिकट भी जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिका भी सम्मिलित होंगे। सहकारी आंदोलन के विकास के लिए मंत्रालय की ओर से 3 साल में की गई 54 पहलों को लेकर भी इस आयोजन में विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि दुनिया भारत में सहकारिता के बढ़ते कदमों से परिचित हो सके। जानकारी के अनुसार आयोजन के दौरान रोचडेल पायनियर अवार्ड 25 से भी प्रदान किए जाएंगे और यह सरकारी समितियों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए व्यक्तियों या संगठन को दिया जाता है। संसद का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेता संसद पहुंचे। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है वो संसद का काम रोकते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहीं आज फिर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने अडानी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन
80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। कनाडा ने अपने इमिग्रेशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जो वर्क परमिट धारकों और उनके स्थायी निवास आवेदन पर असर डालेगा। अब से लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट धारकों को एक्सप्रेस एंट्री के तहत पीआर प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले अतिरिक्त 50 अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले से खासकर उन व्यक्तियों पर असर पड़ेगा जो पहले LMIA खरीदकर कनाडा में काम करने आए थे और स्थायी निवास का सपना देख रहे थे। वहीं इस बदलाव के कारण उन हजारों भारतीयों, खासकर पंजाबी समुदाय के लोगों को बड़ा झटका लग सकता है, जो LMIA यानी कि लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट के जरिए कनाडा में काम करने के साथ पीआर का सपना देख रहे थे। यह बदलाव उन हजारों भारतीयों के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा, जिन्होंने पहले इस मार्ग का इस्तेमाल करके कनाडा में काम करने और स्थायी निवास की उम्मीदें लगाई थी। पंजाब के तरनतारन जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक कृषि स्टोर में मौजूद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ नौनी पुत्र गुरप्रीत सिंह निवासी नौशेरा पनुआ के रूप में हुई है, जो मशहूर कबड्डी खिलाड़ी बताया जा रहा है। इसके अलावा वह विदेश में बैठे गैंगस्टर सतनाम सिंह सत्ता का चचेरा भाई बताया जाता है, जिस पर रंगदारी समेत कई अन्य आपराधिक मामले हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी करीब 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया है। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। इन्फॉर्मेशन मिली सी कि ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ? ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਰ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में भेंट कर अपना त्याग पत्र समर्पित कर दिया है। साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि मोरहाबादी मैदान में 28 नवंबर गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं इस दौरान राज्यपाल ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर वैकल्पिक व्यवस्था के गठन तक अपने दायित्वों का पालन करते रहने के लिए कहा है। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए उन्हें सरकार गठन हेतु आमंत्रित किया। वहीं इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा के शिष्टमंडल ने राजभवन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड राज्य में सरकार गठन हेतु निर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र समर्पित किया। बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन इंडिया विधायक दल के नेता चुने गए। उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। नहीं हो पाएगा भाई। और अगली कार्रवाई की हम तैयारी में लगेंगे। जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के काम के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 30 नवंबर 2024 तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को जिले में दाखिल होने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जिले में भारतीय न्याय संहिता 163 के अंतर्गत 30 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय अदालत ने एक याचिका दायर कर दावा किया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पर
हरिहर मंदिर था, जिसके तहत अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुस्लिम समुदाय ने भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए पथराव और आगजनी की। घटना के बाद संभल जिले का माहौल अति संवेदनशील हो गया। सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे और इस दौरान 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना में उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत 20 लोग जख्मी भी हुए हैं। संभल में हुई हालिया घटना को लेकर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से 3 स्थानीय समूहों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। पुलिस के अनुसार यह घटना किसी बाहरी कारण या राजनीतिक साजिश से नहीं जुड़ी हुई थी, बल्कि यह समुदाय के बीच पुराने विवाद का नतीजा है। पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है सर। जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई इस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है। मणिपुर सरकार ने राज्य के 5 जिलों में आज सोमवार और कल मंगलवार को सभी शैक्षणिक संस्थानों को फिर से बंद रखने का आदेश दिया है। यह कदम बढ़ती हिंसा और शांति की स्थिति को बहाल करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले रविवार को मणिपुर सरकार ने इस जिलों में सोमवार से कक्षाएं शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों और हालात को देखते हुए इसे वापस ले लिया गया। मणिपुर के 5 जिलों में हिंसा और भीड़ के हमलों के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 16 नवंबर से इन जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद थे। मणिपुर सरकार ने हालात को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थानों को 2 और दिनों तक बंद रखने का फैसला लिया है। इन जिलों में शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ राज्य विश्वविद्यालयों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा कारणों से इन जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और डेटा सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। आज सुबह हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यह हादसा कटरा बिल्लोर हाईवे पर गोरी चौराहे के पास हुआ, जहां सुबह करीब 3:30 बजे बोलेरो और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। बताया गया कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे और वे कानपुर के बघोली से बारात में शामिल होकर घर लौट रहे थे। और हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो को काटकर सभी घायलों और मृतकों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने हादसे की जानकारी मृतकों के परिजनों को दे दी है और आगे की जांच जारी है। थाना मल्लावा अंतर्गत यह सूचना मिली कि गौरी चौराहा के पास एक बोलेरो जो कि कानपुर से शादी समारोह से वापस लौट रही थी, अनियंत्रित होकर एक बस जो कि बघौली से बारातियों को लेकर वापस लौट रही थी में टक्कर हो गई। इसमें 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इसमें इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, राहत एवं बचाव कार्य को आरंभ किया है। इसमें 4 लोग जो कि घायल थे उनको तत्काल इलाज हेतु लखनऊ रेफर किया गया है। बस में से किसी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची थी। इसमें परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।